कि भाजपा का एक एमपी वहाँ पर खड़े होकर जब एक मुस्लिम एमपी की तरफ देखकर जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, ए कटवे, ए मुल्ले, ए आतंकी, कहीं रिजर्वेशन की लड़ाई, किसी ने कहा कि साहब आप भी मांगिए अपना। मोदी जी की तरफ देखकर ये बात कही थी कि इनसे मांगे, हमने मांगे। इनसे मांगने का मतलब तो ये है कि अपना सर दीवार के ऊपर फोड़े। तो आज ये कह रहे हैं कि सुनो, हम सांस लेने दे रहे हैं इस देश के अंदर, यही बहुत बड़ी बात है। देश हमारा भी है। मैं उनसे ये कहता हूं कि तुम कौन होते हो जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? कौन होते हैं मुझे बार बार मुझे ये जताने के लिए कि नहीं, तुमको बताना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि इस देश के अंदर सबसे अच्छा धंधा अगर कोई चल रहा है तो धर्म का धंधा चल रहा है। अफसोस इस बात का है, धर्म के इस धंधे में पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। सर्वांना नमस्कार। मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे माफी मागतो। आदरणीय कुमार सप्तर्षीजी, अनवर राजनजी, सकाळी 11 वाजता मी माझ्या शहर औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरकडून निघालो। 4 तास 4.5 तास लागतात। मी आता पोहोचलो। 8 दिवसापूर्वी जेव्हा मी पुण्याला आलो होतो त्यावेळी जे नेवासापासून ते पुण्यापर्यंतचा जे रस्ता आहे ते आपल्याला विश्वास बसणार नाही। त्यावेळी मी ट्विट केलं होतं की या रस्त्यावर आदरणीय नितीन गडकरी साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब किंवा अजित पवार साहेब या रस्त्यावर आपल्या गाडीमध्ये फक्त जाऊन आले तर मी त्यांना 10,001 रुपयेचं बक्षीस देणार। आज मी ती रक्कम वाढवली आहे। 20,000 रुपये वन साईडला, परत त्याच रस्त्याने येणार असेल तर 20,000 रुपये अजून देणार। पैसे कमावण्याची सुवर्ण संधी आहे या चारही नेत्यांना, जे मोठे मोठे देशाचा विकास कसा चाललेला आहे। मी खड्ड्यांचा विकास बघितलेला आहे की कसा होत आहे। तर 8 तास लागतो इथे पोचायला। हे खूप आपल्या सर्वांसाठी एक दुर्दैवी गोष्ट आहे की आपण इतक्या वर्षामध्ये आपण चांगले रस्ते देऊ शकले नाही। आज जेव्हा मी अनवर राजन सरनी मला गूगलवर लोकेशन पाठवलं तर ते लोकेशन मगरपट्टापर्यंत गेलं। मी मगरपट्टापर्यंत जाऊन बगत होतो, त्यांचा फ़ोन आला। मैं बोला सर 800 मीटर बता रहा है, यहाँ से सिर्फ 4 मिनट का रास्ता है। तो बोले आप मगरपट्टा कहाँ चले गए? मैं बोला गूगल ने भेजा है मुझे। बहुतेक आज मला असं वाटतं की जे सब्जेक्ट मला देण्यात आलेला आहे महात्मा गांधी आणि राष्ट्रीय एकात्मता, गूगललाही माझ्या विरोधकांनी सुपारी दिली असेल की राष्ट्रीय एकात्मताच्या बाबतीत इम्तियाज जलीलने बोलू नये करके। मग मी काय केलं, मगरपट्टा आणि जेव्हा मी माझ्या त्यांच्या लोकेशनवर विश्वास न ठेवता मी जेव्हा लोकेशन टाकलं तर ते 14 किलोमीटर दाखवत होते। मग मी म्हटलं की रात्री 10 वाजेपर्यंत मी पोहोचणार नाही। तर सिग्नलवर एक स्कूटरवाला आला आणि त्याने सांगितलं, अरे इम्तियाज़ भाई एक सेल्फी। मैं बोला देता, मुझे मोटरसाइकिल पे छोड़ दे। आणि मी बुलेट मोटरसायकलवरून ते मगरपट्टापासून इथपर्यंत आलं। माझ्या आयुष्यात मी कधी विसरणार नाही आज का ये यादगार सफ़र। मला असं वाटलं होतं की अनवर राजन सर किंवा कुमार सप्तर्षी सर मला फ़ोन करतील आणि सांगतील की बाबा यावर्षी राहू द्या, पुढच्या वर्षी आम्ही तुम्हाला बोलवते। काय आहे की मी कालच आलं असतं, पण सर खूप सारे केसेस माझ्यावर रजिस्टर करण्यात आलेले आहे। दररोज कोर्टामध्ये जावं लागतं। सरकार आणि विरोधक सगळ्यांचा प्रयत्न आहे मला हर्सूल जेलमध्ये पाठवण्याचा। म्हणून आज जे सब्जेक्ट मला दिलं होतं मलाही विश्वास बसला नहीं। मैं हिंदी भी बोलूँगा, मराठी इतनी ख़राब नहीं है सर मेरी, जैसा आप मराठी समझ रही है ना।
एक पीरियड था मुझे मराठी आती नहीं थी. मैंने 24 साल पत्रकारिता किया. माझे जे मित्र होते वेगवेगळ्या चॅनल्समध्ये ते मला बोलायचे की इम्तियाज तू मराठीमध्येच बोल. तर मी टी व्ही चॅनलमध्ये जेव्हा डिबेटमध्ये येऊ लागलं तर तुटीफुटी मराठी में बोलना शुरू किया. आणि आज मला या गोष्टीचा अभिमान आहे, महाराष्ट्रात राहून इम्तियाज जलील पण मराठीमध्ये बोलू शकतो. आणि काही दिवसापूर्वी एक सीनियर सिटीजन निकम गुरुजी 85 इयर्स त्यांचं वय होतं. मी जेव्हा लोकमतला 1993मध्ये एक ट्रेनी सब एडिटर म्हणून जॉईन केलं होतं 1500 रुपये पगारावर, तर त्यावेळी निकम गुरुजी ते लोकमतला यायचे. काही दिवसापूर्वी त्यांचं निधन झालं. मी नाही होतो त्यांच्या अंतिम संस्कारामध्ये, पण त्यांची एक श्रद्धांजली सभा त्यांचे चाहते जे होते, त्यांचे स्टुडंट जे होते, त्यांनी आयोजित केली होती औरंगाबाद शहराच्या गांधी भवनमध्ये. त्या गांधी भवनचा जे हॉल आहे त्या हॉलवर महात्मा गांधी यांनी दिलेली 7 पातके, महात्मा गांधी जी ने 7 बातें जो हमको बताई थी, जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई थी, जो ख्वाब उन्होंने इस देश के लिए देखे थे. मैं मेरा भाषण अगर 1 घंटे का नहीं करूं, आधे घंटे का नहीं करूं, और सिर्फ 2 ही मिनट में महात्मा गांधी जी ने क्या हमको बताया था और क्या हम उसका पालन कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही मिनट में समझा जा सकता है. ये 7 बातें जो महात्मा गांधी जी ने बताई है उस गांधी भवन की दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं. हमने और आपने अब सोचना है कि क्या हम सही मानों में उस महात्मा की बातों के ऊपर हम चल रहे हैं. कामा शिवाय संपत्ति, दूसरा विवेका शिवाय आनंद, तीसरा चारित्र्य शिवाय ज्ञान, चौथा नैतिकते शिवाय व्यापार, पांचवा मानवते शिवाय विज्ञान, 6वा त्यागा शिवाय उपासना, आणि 7वा सर्वात महत्त्वाचा तत्वाशिवाय राजकारण. काही संबंध आहे तत्वतेचा आणि राजकारणाचा? हे 7 जो बातें हमको महात्मा गांधी जी ने बताई थी, क्या हम इसके ऊपर सही तरीके से पालन कर रहे हैं? एक भी बात इसके अंदर से ये बता दीजिएगा कि नहीं साहब इसके अंदर तो हम ये 3रे नंबर का मुद्दा जो है, ये 4थे नंबर का मुद्दा जो है, वो देश पूरी तरीके से महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहा है. मैं ये समझता हूँ कि उस गांधी भवन के अंदर ये जो 7 चीज़ें लिखी हुई है उसमें से जो 7वां मुद्दा है तत्वा शिवाय राजकारण, ये 7वां नहीं होना चाहिए, ये पहला मुद्दा होना चाहिए. क्योंकि इस देश में अब राजनीति की जो घटिया स्तर हम देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से इस देश को कमज़ोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. राजनीति के अंदर उसूल, नियम, मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, कोई संबंध है इनका? मैं वोट दे रहा हूँ किसी को, जीत कराने के बाद साहब कहीं और चले जा रहे हैं. इसमें लाखों लोगों का विश्वासघात करके मेरी कुर्सी कैसी बचानी है, वो कुर्सी बचाने की खातिर आज देश के अंदर जो जाति जाति, धर्म धर्म, मज़हब मज़हब के अंदर जो एक नंगा नाच खेला जा रहा है, ये देश इसलिए चल रहा है, कुछ अच्छे लोग इस देश के अंदर है, कुछ अच्छे लोग इस देश के अंदर है, इसलिए ये देश चल रहा है. इस देश के अंदर लेकिन गंदगी इतनी क्यों तेज़ी से फैल रही है? इसलिए फैल रही है कि इस देश की मेजॉरिटी
जो अच्छे लोगों की है वो इस गंदगी को देखकर खामोश बैठी है। कोई आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, बहुत चंद लोग बचे हुए हैं इसमें। आज अगर हम कहते हैं ना कि इस देश की हालत को अगर हम कुछ शब्दों के अंदर बयान करें तो तुम्ही हाताला काम मागा, तुम्हाला हातात दगड देण्यात येईल। तुम्ही शांती मागाल, आम्ही दंगल देऊ। तुम्ही एकता मागाल, आम्ही जाती जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करू। हे देशाची परिस्थिती आहे, कुठेही जा ही परिस्थिती आहे आज। ये सच्चाई है इस देश के अंदर कि आज हर इंसान, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मज़हब के, कोई बुरी बात नहीं है। मेरा धर्म, मेरा मज़हब है, लेकिन इन मज़हबों के, इन जातियों के, इन धर्मों के बीच में जो आज दरारें और दीवारें खड़ी की जा रही है, कई सालों तक तो हमने देखा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रतों के बीज बो दो। कभी मराठवाड़ा आकर देखिएगा आप, मराठवाड़ा के उन गांव में आकर देखिएगा आप, जहां पर एक नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरा हुआ करता था। उस चबूतरे के ऊपर सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग वहाँ पर बूढ़े बाड़े बैठते थे, दिन भर के ऊपर चर्चा करते थे। आज शहरों का जहर गांव तक कैसे पहुँच गया है, आप मराठवाड़ा और ख़ास तौर से बीड़, लातूर, उस्मानाबाद ऐसे इलाक़ों के अंदर जाकर देखिए। कोई नहीं जानता था कि बाजू वाला ओबीसी है या मराठा है, दलित है, मुसलमान है करके, लेकिन इतनी दीवारें खड़ी कर दी गई है, उसमें विश्वास नहीं होगा आपको। मराठा समाज का है तो ओबीसी वाला को हम अपने त्योहारों में नहीं बुलाएंगे, ओबीसी वाला है तो उसके दुकान से मैं, मराठा की दुकान से मैं कोई सामान नहीं ख़रीदूँगा। ये सच्चाई मैं आपको बयान कर रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है मराठवाड़ा की। कैसे इस जहर को फैलाया जा रहा है, मकसद क्या है? हमें कुर्सी पर बने रहना है, उस कुर्सी को हमें छोड़ना नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। एक दूसरे के इंसान है तो दुश्मन क्यों ना हो जाए। राष्ट्रीय एकात्मता। कुमार जी, मेरा लड़का एजुकेशन के लिए लंदन के कॉलेज में देखने के लिए गया था। कल रात में वो बम्बई पहुंचा। बम्बई पहुंचने के बाद कल देर रात उसने मुझे फ़ोन किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो रहा था। मैं परेशान हो गया कि आखिर क्या हो गया। तो उसने कहा कि डैडी, मेरा दोस्त रंजन, उसके डैडी सीरियस है, मैं पूना जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ बेटा। आज सुबह वो नींद में से जब मैं उठा तो वो फिर फ़ोन किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि डैडी, मेरे रंजन के डैडी डेथ हो गई है। मेरे लड़के को तो नहीं मालूम है जात, धर्म और मज़हब क्या है करके। मैं इसी शहर के अंदर मैंने 12 साल एक सामान्य पत्रकार की हैसियत से इसी शहर के अंदर काम किया। एनडीटीवी के लिए मैं काम करता था यहाँ पर। यही कोथरूड इलाके के अंदर वेंकटेश चपड़गांवकर, हम साथ में काम करना शुरू किए। पंकज खेड़कर आज तक के लिए, वेंकटेश चपड़गांवकर स्टार न्यूज़ के लिए, उस वक्त स्टार न्यूज़ हुआ करता था, और इम्तियाज़ जलील एनडीटीवी के लिए। वेंकटेश की एक्सीडेंट में डेथ हुई। पिछले साल पंकज खेड़कर
हार्ट अटैक से इस दुनिया से चला गया। मेरे फादर की डेथ के बाद अगर मैंने सबसे ज़्यादा रोया होगा किसी की मौत के ऊपर, तो वो वेंकटेश की और पंकज के डेथ के ऊपर रोया मैंने। ना उन्हें मालूम था मेरे मज़हब से उन्हें कोई लेना देना नहीं, और ना मुझे कोई इस बात की फ़िक्र थी कि उनकी जात और उनका धर्म क्या है। हम एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन आज हम जब राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं, कौन इस मुल्क को नज़र लगा चुका है? हम इतने सालों से जी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन आज ये नफ़रतों के बीज क्यों बोए जा रहे हैं? कौन बो रहा है इसे? इसके ऊपर छोटी कोशिश ही क्यों ना हो, लेकिन जब कुमार सप्तर्षि जैसे लोग, अनवर राजन जैसे लोग, ये लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि वो देश जिसका एक सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने देखा था, वो सपना सिर्फ सपना रहता जा रहा है। हकीकत कुछ और हो गई है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे जब चप्पल फेंकी जा रही है, दुनिया में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जिस कुर्सी के ऊपर वह बैठते हैं, कोई उनकी जात, कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं। मैं एक पत्रकार की हैसियत से जब अपने शहर गया और कहा कि नहीं अब बहुत हो चुका है, पत्रकारिता नहीं, राजनीति के अंदर जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, हमने लोकशाही के नाम के ऊपर सारे पावर्स अगर कहीं पर दे रखे हैं, सारे पावर्स, आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इनके मास्टर कौन, इनके माई बाप कौन? तो एक अनपढ़ गवार, एक नेता, चाहे वह आमदार हो सकता है, खासदार हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है। इसीलिए इम्तियाज़ जलील जब लोकसभा के अंदर खड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी साहब सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा कि इस देश के अंदर आप विकास की बात करते रहिएगा, लेकिन जब तक आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे इस देश के अंदर, एक मामूली सा प्यून अगर किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर या किसी दफ्तर के अंदर चाहिए तो 7वीं, 6ठी पास, 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन जिस जगह के ऊपर, जिस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कायदे और कानून बनते हैं, वहां पर कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। अनपढ़ गवार भी वहां पर जाकर बैठ सकते हैं और इस मुल्क का कानून बना सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए एजुकेशन? क्या कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए? क्या यह कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर हीनस क्राइम है तो आप इसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इलेक्शन ख़त्म होता है तो एक सर्वे एजेंसी बताती है कि इतने आमदारों के ऊपर इतने सीरियस केसेस है, इतने खासदारों के ऊपर इतने सीरियस केसेस है। लेकिन अगर हमको ये गंदगी को साफ करना है, मैं पहली मर्तबा कुमार जी मैं जब गया पार्लियामेंट के अंदर, नया नया था, एक्साइटमेंट था कि इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उस पार्लियामेंट की विशाल बिल्डिंग के अंदर जाकर, लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, कॉरपोरेटर नहीं बन पाते हैं। मैं तो 28 दिन के अंदर आमदार बन गया और 22 दिन के अंदर खासदार बन गया। लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास। तो जब मैं पहली मर्तबा गया वहाँ पर, 1 हफ्ता हो गया था, पार्लियामेंट के अंदर एक 0 आवर होता है जहाँ पर 1 मिनट के अंदर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं बगैर कागज़ देखे हुए। आप खड़े रहिए, स्पीकर को संबोधित करिए और बताइएगा कि मेरे शहर के अंदर पानी का मसला है, मुझे रेल कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे एयर कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के बाद स्पीकर साहब बिल बजा देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी साहब खड़े हुए थे और वो कागज़ देखकर पढ़ रहे थे, मेरे चुनावी क्षेत्र में
मेरे पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि ओवैसी साहब, ये जो है ये थर्ड टाइम एमपी है। मैं कल सेंट्रल हॉल के अंदर इनके साथ चाय पी रहा था। ये थर्ड टाइम एमपी है और ये 1 मिनट का भी मुद्दा बगैर कागज़ देखे वो नहीं कर रहे। तो उन्होंने मेरे पैर पे हाथ मारकर कहा, आगे आगे देखते रहिए, 80% तुमको ऐसे ही लोग मिलेंगे पार्लियामेंट के अंदर। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं, 80% ज़रा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा एग्जैजरेटेड फिगर है। लेकिन सर, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जैसे जैसे पार्लियामेंट के सेशंस होते गए, 2 सेशन 3 सेशन, मैं इस नतीजे के ऊपर पहुँचा कि ओवैसी साहब ने जो मुझे 80% बताए थे वो बहुत लीनियंट फिगर था। मैं उसको 85 तक लेके जा सकता हूँ। जो 15% लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं वो कोई हमारे राज्य के नहीं है, कोई उत्तर राज्यों के नहीं है। पढ़े लिखे, स्टडी करके आने वाले, हर बिल के ऊपर चर्चा करने वाले वो साउथ के एमपीज़ हैं, जो हर बिल के ऊपर वो चर्चा करते वक्त सिर्फ भाषण नहीं ठोकते, पूरे आंकड़े, डेटा, स्टैटिस्टिक्स के साथ वो आते हैं। तब जाकर हमारे को वहाँ का जो एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है वही 10-15% लोग चला रहे हैं। बाकी के क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय एकात्मता की हम जब बात करते हैं, वो एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पर हम देश के बारे में फैसले लेते हैं। लेकिन आप तसव्वुर करिए कि भाजपा का एक एमपी वहाँ पर खड़े होकर जब एक मुस्लिम एमपी की तरफ देखकर जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, मैं दोहराऊंगा वो शब्द क्या थे। ए कटवे, ए मुल्ले, ए आतंकी, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक भाजपा का दिल्ली का एमपी अगर अपने दूसरे एक सहयोगी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और स्पीकर साहब खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं, तो हम क्या संदेश दे रहे हैं इस देश के अंदर? अगर उस वक्त सख्त कार्रवाई हो जाती तो शायद महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एक मंत्री विधानसभा के अंदर बैठ के अपने दूसरे सहयोगी को इस भाषा में नहीं कहता कि तुझे आइला, ये बाहर तुला बकतो। ये दर्जा, ये स्टैंडर्ड हमने उन लोगों से हासिल किया है जो इस देश के, इस राज्य के फैसले कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगना चाहिए था स्पीकर को उस एमपी को सस्पेंड करने के लिए। ना कार्रवाई, ना एक्शन, ना कुछ नोटिस, कुछ नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं हम? क्या रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं? आज इस मुल्क के अंदर अगर कहा जाए बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सहमी हुई जनता लोकशाही के लिए बहुत खतरनाक मंजर है। मैंने पत्रकारिता के अंदर 24 साल निकाले हैं। ईमानदारी से बताइए, टीवी हर कोई देखता है, न्यूज़ हर कोई देखता है। क्या आप मानते हैं कि इस देश के अंदर पत्रकारिता हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बात समझ में आई, अगर हुकूमत में बने रहना है तो सबसे पहले अपने हाथ में किसे कंट्रोल में लेना है? तो मीडिया को कंट्रोल में लेना है। यही किया गया। बड़े बड़े चैनल्स को खरीदे गए, करोड़ों रुपए के अंदर खरीदे गए। जो अच्छे अच्छे पत्रकार थे उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी गुलामगिरी की पत्रकारिता नहीं कर सकते, हम बेईमानी की पत्रकारिता नहीं कर सकते। रविश कुमार जैसे लोग बाहर निकल गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे करके। श्रीनिवासन जैन जैसे लोग बाहर निकल गए, नहीं करेंगे हम करके। आज विपक्ष की भूमिका
क्या विपक्ष सही मानों में निभा रहा है? क्या सही मानों में वो सरकार को घेरने का बहुत बड़ा टूल है हमारे पास? विपक्ष की दल जो होते हैं वो सवाल उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जनता सहमी हुई है कि कल क्या हो जाने वाला है। आई लव मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद से अगर मोहब्बत कर रहे हैं, किसी ने पोस्टर लगा दिया तो उसके ऊपर इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उस बात की भी निंदा करता हूँ जो लोग अपने मज़हब को ही नहीं मान रहे हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बताए हुए रास्तों के ऊपर ही नहीं चल रहे हैं और कहेंगे कि साहब मैंने तो पोस्टर पकड़ लिया हूँ, अब मैं पक्का मुसलमान हो चुका हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम ऐसे लोगों का क़तई साथ नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसकी तोड़ के अंदर हर कोई अपना अपना लेकर, कोई बुरी बात नहीं है साहब। लेकिन अगर आप अपने बताए हुए देवी देवताओं के, हमारे प्रॉफिट्स के बताए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी बड़ा बैनर लगा ले, होर्डिंग लगा ले, पोस्टर लेकर खड़े हो जाए, आप नफ़रतों को और बढ़ावा देंगे उसमें। मैंने जब कुछ दिन पहले ये घटनाएं हो रही थी तो मैंने उनसे यही कहा था, मुसलमान नौजवानों से मैंने एक बात कही थी, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, इस देश के अंदर भाईचारगी अगर रखना है तुम अपने प्रॉफिट के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलो, ऐसा चलो कि तुम्हें देखकर दूसरे जाति धर्म के लोगों ने कहना चाहिए ये मोहम्मद का उम्मती है, मोहम्मद को मानने वाला है ये। लेकिन अगर तुम कहेंगे कि नहीं साहब मैं तो पोस्टर लेकर खड़ा हुआ था और पुलिस वाले मुझे पोस्टर लेकर, क्यों? आज कैसी कैसी बातों के ऊपर हम विवाद खड़ा कर रहे हैं, कैसी कैसी बातों के ऊपर। 75-76 साल हो चुके हैं, हम आगे जाने की बजाय हम कितने पीछे होते जा रहे हैं, कितने पीछे होते जा रहे हैं। चुनाव आएंगे, हारेगा कोई, जीतेगा, लेकिन देश अगर मजबूत रहेगा। मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी मोदी साहब, अमित शाह साहब की मौजूदगी के अंदर कि साहब अगर इस देश को अगर हमें आगे लेकर जाने का है तो ये देश एक जिस्म के हिस्से की तरह है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हिस्सा कोई काम का नहीं है तो इसे सड़ जाने दो करके। वो हिस्सा कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं साहब मेरे पास मैं एक आंख से देख सकता हूँ, दूसरी आंख मेरी फूट जाए तो चल जाएगा करके। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, देश तंदुरुस्त रहेगा, सब लोग विकास करेंगे तो सब लोग आगे जाएंगे, देश आगे जाएगा। लेकिन नहीं, कहीं रिजर्वेशन की लड़ाई। मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ था, किसी ने कहा कि साहब आप भी मांगिए अपना। मैंने मोदी जी की तरफ देखकर ये बात कही थी कि इनसे मांगे, हमने मांगे। इनसे मांगने का मतलब तो ये है कि अपना सर दीवार के ऊपर फोड़े। वो तो आज ये कह रहे हैं कि सुनो तुम्हें हम सांस लेने दे रहे हैं इस देश के अंदर, यही बहुत बड़ी बात है। ये देश हमारा भी है, ये देश हम सबका है। जब ये बात शुरू होगी कि नहीं इस देश के अंदर ये नहीं रह सकते हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जितने भी लोगों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी वो जानते थे कि इस आज़ादी के अंदर हर जाति, हर मज़हब, हर तबके का इंसान इसके लिए लड़ रहा था, दुश्मनों से लड़ रहा था, तब जाकर देश को आज़ादी मिली थी। इसीलिए जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बना और हमारे पुरखों से पूछा गया कि आप जाना चाहेंगे, तो जिन्हें जाना था चले गए, लेकिन इम्तियाज़ जलील के पूर्वजों ने कहा कि नहीं मैं इस मिट्टी के अंदर पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी के अंदर मैं दफन होऊंगा करके। लेकिन जब बार बार देशभक्ति और का सर्टिफिकेट हमसे पूछा जाता है तो आप तसव्वुर करिएगा कि क्यों। मैं तो बड़ा हो सकता है कि ये सवाल उठाया जाएगा, याला कशाला बोलवले,
और हो सकता है किसी ने पूछा भी होगा, याला कशाला, हे तर रजाकार आहे, हे तर औरंग्याची औलाद आहे, याला कशाला? माझा काही संबंध नाही. मी एक कट्टर भारतीय नागरिक आहे आणि मला अभिमान आहे या गोष्टीचा. काही देना घेणं नाही. 400 साल पहले क्या हुआ था मुझे कोई लेना देना नहीं है. जिस शहर से मैं आता हूँ वहाँ पर अगर औरंगज़ेब की मज़ार है, अगर औरंगज़ेब की खबर है, तो एक बात समझ लीजिएगा, इस देश के अंदर मुझे एक ऐसा इंस्टेंस बता दीजिएगा कि जहाँ पर औरंगज़ेब के जन्मदिन को मनाया गया, कहीं एक पूरे देश के अंदर या मेरे शहर के अंदर मनाया गया. नहीं मनाते हैं, कोई लेना देना नहीं है. उस वक्त की लड़ाई थी 400 साल पहले, लेकिन उन्होंने क्या किए थे उसकी सज़ा इम्तियाज़ जलील तुझे भुगतनी पड़ेगी. मुझसे सवाल करेंगे आप, मुझको आप कटघरे में खड़े करेंगे जिसे कोई लेना देना नहीं है. ना मुग़लों से हमें कोई लेना देना है. रज़ाकार होते गेले मेले संपले. इम्तियाज़ जलीलचा त्यांच्याशी काही संबंध नाही. या देशामध्ये राहणारा मुसलमानांशी त्याच्या काही संबंध नाही. पर वारंवार 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 आम्हाला हे प्रश्न विचारण्यात येतं. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन 2 वर्ष सलग दिल्लीमध्ये गडकरी साहेबांनी मला एक मीटिंग कॉल केली होती. ते 27 तारखेला. मराठवाड्यामध्ये ते सुट्टी असते, मराठवाडा मुक्ती संग्राम. मी नाही गेलो. फ्रंट पेजवर बातमी होती की रजाकार झंडा चढवण्यासाठी नाही आले. दूसरे कोई नहीं आए उसकी कोई ख़बर नहीं बनेगी. लेकिन मैं नहीं गया तो फ्रंट पेज के अखबार के ऊपर है तो मुझसे ये सवाल किया जा रहा है कि साहब उस वक्त मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए जो यहाँ के हमारे मराठवाड़ा के शहीदों ने जो बलिदान दिया, उसके झंडा वंदन में आप नहीं आए. सारे मीडिया दिन भर बताते रहे खबरें कि इम्तियाज़ जलील नहीं आया. मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुम कौन होते हो मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? कौन होते हैं मुझे बार बार मुझे ये जताने के लिए कि नहीं तुमको बताना पड़ेगा? आज अगर इसी तरह से जाति धर्म और मज़हब के बीच में अगर दीवारें गिराई नहीं गई तो एक बात राहत इंदौरी साहब ने जो कहा था वो सबके लिए लागू है. लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान नहीं है. ये समझ लीजिएगा, यहाँ सिर्फ हमारा मकान नहीं है. लगेगी आग तो सब उसकी जद में आएंगे. हो सकता है कि पहले हमारा नंबर होगा, वो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर भी आएगा. किसका नंबर आएगा ये आपको सोचना है. दूसरे के बाद तीसरा नंबर भी आएगा, ये आपको सोचना है. इसमें हम एक बड़े मुश्किल मरहले से हम गुज़र रहे हैं. एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पर अफसोस इस बात का है कि इस देश के अंदर सबसे अच्छा धंधा अगर कोई चल रहा है तो धर्म का धंधा चल रहा है. अफसोस इस बात का है कि धर्म के इस धंधे में पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है. ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक बात है. यकीन नहीं होता है कि एक डॉक्टर जब सोशल मीडिया के ऊपर उसकी पोस्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर उसकी पोस्ट अगर सोशल मीडिया के ऊपर हम पढ़ते हैं, ये काम कभी अनपढ़ गवार लोगों का था.
दंगे करवाना, लोगों के बीच में दरारें दीवारें पैदा करना। लेकिन आज पढ़ा लिखा इंसान जब इसका शिकार हो रहा है तो वो देश के लिए सबसे बड़ा घातक, सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई कर रहा है। और पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा, आगे आकर इसको ख़त्म करना होगा। किसी ने ये बताया मेरा इंट्रोडक्शन करते वक्त कि कुछ साल पहले जब जातीय दंगल मेरे शहर में होने वाला था तो इम्तियाज़ जलील रास्ते के ऊपर उतरा था, रास्ते पे नहीं उतरा था। मैं बताता हूं उसकी सच्चाई क्या है। रामनवमी का दिन भगवान राम हिंदू धर्म के लिए, इस देश के लिए क्या मायने रखते हैं, ये इम्तियाज़ जलील अच्छी तरीके से समझ सकता है। रामनवमी की एक रात पहले, कल रामनवमी देश भर में मनाई जाने वाली है। औरंगाबाद का किराड़पुरा इलाका, ज़्यादातर 99% उस इलाके के अंदर मुस्लिम लोग रहते हैं। और उस इलाके के बीचों बीच भगवान राम की एक मंदिर है। उस शहर की परंपरा है कि रामनवमी के दिन जब जुलूस निकलता है उस मंदिर से, तो वहाँ के मुसलमान भाई रास्ते के ऊपर खड़े रह के टेबल सजाकर उस जुलूस में जाने वाले हमारे हिंदू भाइयों को शरबत पिलाने का काम कई सालों से करते आए थे, कई सालों से। लेकिन 2 साल पहले जब उस शहर में रामनवमी का एक दिन पहले की बात है, वहाँ पर दंगा भड़क गया। मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे जब मुझे ये ख़बर मिली, मैं उस वक्त खासदार था, मैं पूरे पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन लगा रहा, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको फ़ोन जब लगा रहा था तो मुझे सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पथराव की आवाज़ें आ रही थी। ये समझ तो आ रहा था कि वहाँ पे कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है करके। मैंने कहा कि चला जाए। मैंने सिटी चौक पुलिस स्टेशन को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि वहाँ पे कितने ऑफिसर्स हैं। सर गाड़ियाँ गई है, गाड़ियाँ जा रही है। मैंने वहाँ के उस वक्त के डीसीपी को फ़ोन किया। मैं बोला वहाँ पे पुलिस कितनी है? बोले सर पुलिस पहुँच गई है। मैंने वहाँ के लोगों से जब पूछा तो कहा कि साहब यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम पहुँच गए हैं, उस स्पॉट के ऊपर लोग मौजूद, वो कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ पर है ही नहीं है। तब इम्तियाज़ जलील रात में 12:15 बजे मेरे एक कॉरपोरेटर के साथ स्कूटर पे बैठ के मैं उस मुकाम के ऊपर गया, जहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वो मंज़र आज भी आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। सिर्फ पथराव, गाड़ियाँ जल रही, दुकानें तोड़फोड़ की जा रही। मैं फ़ौरन उस मंदिर के अंदर गया। मंदिर के बाहर देखा मैं तो 13 पुलिस के गाड़ियाँ थे। 13 गाड़ियाँ, मतलब कोई छोटी गाड़ी नहीं, पुलिस की जो बड़ी बड़ी वैन्स होती है वो 13 पुलिस की गाड़ियाँ। मुझे खुशी हुई। मैंने कहा कि चलिए इतने सारी पुलिस तो यहाँ पर आ गई। मैं सबसे पहले अंदर जाकर गया। गीता बालगुड़े पुलिस इंस्पेक्टर, उस मंदिर के अंदर से उसने मुझे आवाज़ लगाई कि भैया आप अंदर आइए, आप अंदर आइए करके। मैं देख रहा हूँ कि बाहर पथराव चल रहा है। मंदिर के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पर कुल मिलाकर उस मंदिर के अंदर 15 पुलिस वाले, बाहर 13 बड़ी बड़ी वैन्स खड़ी हुई। मैंने उस पीआई से पूछा कि पुलिस वाले कहाँ हैं? तो बोले नहीं हम इतने ही है। मैंने कहा बाहर इतनी गाड़ियाँ हैं, पुलिस वाले कहाँ हैं? ये इतनी गाड़ियाँ, अंदर पथराव, बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज़, मारपीट की आवाज़। कुछ देर के बाद सिर्फ शोले दिखाई दिए। 13 के 13 पुलिस वैन्स जो है वो पूरी तरह से जला दिए गए।
पूरी तरह से जला दिए गए। मैंने उस वक्त मंदिर के अंदर बैठे हुए पुजारी और उनके परिवार वाले लोगों से ये कहा, आप कभी भी उस मंदिर के अंदर जाइए और पूछिए उनसे कि उस रात का मंजर क्या था। जो लोग बाहर हंगामा कर रहे थे वो इम्तियाज़ जलील तू बाहर निकल। मैंने उस पुजारी को, उनके परिवार वालों को, उनके साथ वहाँ पर खड़े रह के उनको ये कहा कि कुछ भी हो जाए, बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुमको ज़बान दे रहा हूँ कि एक आदमी को मैं मंदिर के अंदर घुसने नहीं दूंगा करके। नहीं घुसने दिए। पूरी रात आतंक का ये नंगा खेल चलता रहा। सुबह 5 बजे पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंचती है और सबसे पहला सवाल मैं उस वक्त के कमिश्नर से जो किया, मैंने कहा कि मुझे बताओ, हमने स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर 100 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरेज हमने लगाए हैं। ये सेंसिटिव एरिया है, ये सेंसिटिव एरिया को हमने पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से कवर किए हुए हैं। मुझे बताओ कि वो 13 गाड़ियां जो यहाँ पर थी उनके पुलिस वाले कहाँ गए हैं करके। कहाँ थे, मुझे उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखाओ। क्या एक एक वैन, एक एक पुलिस वाला लेकर आकर उस मंदिर के सामने खड़ा किया गाड़ी? दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह कहा कि ये जो घटना हुई है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी और इसमें पुलिस का पूरी तरह से हाथ था, पुलिस इसके अंदर शामिल थी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है और किसी एक डीजी से लेके किसी एक पीआई तक, कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, किसी ने मेरा विरोध करना, मुझे नोटिस देना कि तुम हमारे ऊपर है तो उंगली उठा रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये यहाँ के जो पुलिस वाले, जो 13 गाड़ियाँ तुमने मंदिर के सामने खड़े करे थे, इनके पुलिस वाले कहाँ गए हैं? किस गली में भागे हैं? कहाँ छुप के बैठे थे? मेरे पास आज भी फायर ब्रिगेड के गाड़ियों के ड्राइवर की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके अंदर वो उस रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें गाड़ियां, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक दिया था, नहीं जाने दिया। मेरे पास इतना सबूत है। किस लिए किया जा रहा था ये? इसलिए किया जा रहा था कि रामनवमी का त्यौहार, रामनवमी का उत्सव बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली राज्यों के अंदर कितने धूमधाम से मनाया जाता है। तसव्वुर करिए कि एक ऐसा विजुअल कि जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति का कोई नुकसान हो गया हो, वो विजुअल किसी टेलीविज़न चैनल या सोशल मीडिया के ऊपर चला जाता तो इसका रिएक्शन क्या होता? पूरे देश में आग लगती, पूरे देश में दंगे भड़कते। जो काम पुलिस ने करना चाहिए था, उन्होंने स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी तैयार करे थे, उन्होंने कहानी बहुत अच्छी सजाए थे कि एक रात पहले हम ऐसा करेंगे, मुंह पे कपड़े बांधे हुए लड़के मोटरसाइकिलों के ऊपर आते हैं। आज तक नहीं पता चला कौन लड़के थे, किस जाति के थे, किस मजहब के थे, किस धर्म के थे, नहीं पता, नहीं पकड़े गए। पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर किया गया है, मोटरसाइकिल से लड़के पूरे अपने आप को कवर करके कैसे आए थे। कहानी बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई थी, लेकिन उस कहानी के अंदर उनको ये नहीं पता था कि एक स्कूटर के ऊपर बैठ के शाहरुख खान वहाँ पर एंट्री ले लेगा और उनकी पूरी कहानी पूरी तरीके से फेल कर देगा। आप सोचिए ऐसी कितनी घटनाएं इस देश के अंदर हो रही होगी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन किस किस का हाथ होगा।
क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश के अंदर इलेक्शन अगर जीतना है तो दंगे करवा दो, हिंदू मुसलमानों के अंदर लड़ा दो, सबसे आसान तरीक़ा, ना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, एक डर का माहौल तैयार करवा दो, एक खौफ का माहौल तैयार करवा डालो, देखो तुम्हारी सुरक्षा जो है हम ही कर सकते हैं। यही पूरे देश के अंदर चल रहा है उसमें। और जब तक देश का मालिक, देश चलाने वाला मुखिया अगर इसके ऊपर बोलेंगे नहीं तो नीचे बैठे हुए लोग क्या करने वाले हैं। मैं जब यहाँ से गया था कुमार साहब, एक सादा एनसी नहीं था मेरे ऊपर, एक सादा एनसी कि किसी को मैंने गाली दिया, किसी को। आज बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील के ऊपर मेरे शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 16 केसेस मेरे ख़िलाफ़ रजिस्टर है। अभी कुछ दिन पहले ही एक केस रजिस्टर हुआ। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा। एफआईआर करवाने वाले कौन? तो संजय सिरसाट साहब, मेरे शहर के पालक मंत्री, जिनके करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार को मैंने निकाला, करोड़ों रुपये के। इतना एविडेंस है, अगर ईमानदार सरकार होती तो वो जेल में होना चाहिए था। लेकिन पुलिस पर दबाव डाला गया कि ये बंदे को खामोश बिठाओ, इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कराओ, वरना ये और पोल खोलेगा। 1-2 दिन रुक जाइए, एक और बड़े नेता की बड़ी पोल खुलने वाली है, बहुत बड़ी। ये स्टेटमेंट अगर बाहर चले गया तो 2-4 दिन तो सोने नहीं वाले हैं नेता मेरे शहर के। मंत्री है बड़े, लेकिन खोलेंगे पोल। मैं चाहता हूं कि हम जब तक सच को सच नहीं, झूठ को झूठ नहीं, हम कहने की हिम्मत रखेंगे। मरना सबको है, मुझे भी जाना है। कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहते हैं हमारे उसमें कि कोई आबे हयात पीकर नहीं आया है कि मैं ज़िंदगी भर जीने वाला हूँ। मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मरना सबको है इसमें। कोई कोरोना से मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट से मर जाएगा, कोई दंगों के अंदर मर जाएगा उसमें। लेकिन कम से कम रात में सोते वक्त ये सुकून होना चाहिए कि साहब मैं सच के लिए खड़ा था, मैं सच के लिए लड़ रहा था। लोग मुझे ये सुझाव भी देते हैं, क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है, वो अरेस्ट तो हुआ नहीं है, वो जेल तो गया नहीं है। लेकिन कम से कम इस बात का सुकून तो है कि जब सारी दुनिया खामोश बैठी है गलत को देखते हुए, तो कम से कम एक दीवाना खड़ा तो है ये हिम्मत करके बोलने के लिए कि ये गलत हो रहा है करके उसमें। और इतना मैं यकीन के साथ कहता हूँ, 2024 हारा हूँ। 2024 में मैं महज 2000 वोटों से हारा हूँ, लेकिन हार कर ख़त्म नहीं हुआ हूँ। जिन लोगों ने मुझे हराने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। इम्तियाज़ जलील आपको बोल रहा है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एकनाथ शिंदे साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हेलीकॉप्टर से 25 करोड़ रुपया लेकर आए थे। और जानते हैं वो पैसा इलेक्शन से 3 दिन पहले लाया गया था। और गांवों में वो पैसा कैसा पहुंचाया गया है बताऊं आपको? पुलिस की गाड़ियों के अंदर वो पैसा पहुंचाया गया। पुलिस की गाड़ियों के अंदर। चैलेंज करा था मैंने एकनाथ शिंदे साहब को, वहाँ के कमिश्नर को, कि अगर गलत बोल रहा हूँ मैं तो बताओ, एयरपोर्ट का वीडियो सीसीटीवी निकलवाओ, तुम्हारी कौन सी गाड़ी के अंदर, किस गांव के अंदर पैसा गया था। अगर इस हद तक अगर हम गिर रहे हैं सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, तो नहीं चाहिए ऐसी सत्ता। विपक्ष में रहेंगे, हार कर भी डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हिम्मत जुटाते रहेंगे। उसके अंदर कोई आए ना आए, कोई साथ दे ना दे, लेकिन कम से कम दिल को सुकून रहेगा। बच्चे भी कहते हैं, बीवी भी कहती है, क्यों इतने सारे लोगों से पंगा ले रहे हैं,
ये बदमाश है, क्या हासिल होने वाला है करके उसमें, हाँ, डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा डर मुझे नहीं लगता है, अब मुझसे बहुत सारों को डर लगता है उसमें। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और यकीन मानिएगा मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। अगर मुझे 5:30 का वक्त दिया गया था तो अनवर भाई ने मुझसे कहा था कि आप थोड़ा जल्दी आ जाए तो गपशप भी हो जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं थी ये। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी सड़क से मुझे आना पड़ेगा, और फिर जब पूना एंटर हो गए तो फिर तो सुभान अल्लाह, आपको तो ट्रैफिक का माशाअल्लाह। मैं अगर मेरी गाड़ी के अंदर आता तो यकीन मानिए रात में 10 बजे से पहले पहुंच नहीं पाता, लेकिन ज़िंदगी भर याद रखूंगा कि पूना के इस महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम के अंदर इम्तियाज़ जलील 16 किलोमीटर बुलेट के ऊपर बैठकर आया था, सिर्फ इसलिए कि मैं आप जैसे लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं कुमार सप्तर्षि साहब, अनवर राजन साहब और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप ये मत समझिएगा कि इतने सारे लोग जो है इतनी बड़ी तादाद का मुकाबला कैसा करेंगे करके। आप ख़ुद अपने आप में एक ताकत है। मुल्क जब आज़ाद होने वाला था तो सारा मुल्क एक साथ खड़ा नहीं हुआ था। यही बापू थे जिन्होंने चरखे के ज़रिए, वो चरखे से कपड़ा बुन कर इन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। वही काम हम सबको मिलकर करने का है करके। और हाँ, ते मायम पक्षाच्या माजी खासदाराला कशाला बोलवले होते? उनसे कहिएगा पक्ष कोणताही असू द्या, ज्या दिवशी लोकांनी माणसाला बघून मतदान करायला सुरुवात करतील त्या दिवशी, जिस दिन इस देश के अंदर, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, किसी भी पक्ष का कैंडिडेट हो, दुर्भाग्य तो ये हो रहा है कि साहब मुझे उनको जिताना है जो 75 साल में रिटायर होने की उम्मीद हम लगाए बैठे थे, हो नहीं रहे हैं उसमें। उन्हें जिताना है, इसलिए मुझे किसी को भी वोट करने का है करके इसमें। तो देश के अंदर ये बदलाव अगर लेकर आने का है तो हम सबको मिलकर, हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है, हम सब हाथ से हाथ मिलाकर ये प्रोग्राम, सर इससे बढ़कर गर्व की क्या बात हो सकती है। एक सादा सा रिपोर्टर कभी इन गलियों के अंदर घूमता था रिपोर्ट जमा करते हुए। उस दौर के अंदर मैंने कुमार सप्तर्षि साहब का भी इंटरव्यू लिया है, कई मर्तबा लिया है, और आज मुझे इस बात का फ़ख्र है, अभिमान है, गर्व है कि आज मैं कुमार सप्तर्षि साहब जैसे लोगों के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ है मुझे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।